हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने ऊप्स के कंसेप्ट को कंटिन्यू रखेंगे और लास्ट सेशन में हमने ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में डिस्कस किया था और उसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझा था। आज हम ऊप्स के नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है एनकैप्सुलेशन इन जावा, और समझेंगे कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और एनकैप्सुलेशन हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हमारी जावा के अंदर प्रोजेक्ट लेवल पे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो क्यों जरूरी होता है। तो इन चीजों को एक बार पहले थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम के थ्रू एनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट को जावा के अंदर समझेंगे कि वो कैसे अचीव किया जा सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द फोर्थ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इन जावा। जावा के अंदर जो ऊप्स का कंसेप्ट है, जो मेन चार कंसेप्ट है, उनमें से एक कंसेप्ट हमारा एनकैप्सुलेशन आता है। इट रेफर्स टू bundling of data means fields, and methods means functions that operate on the data into a single unit, usually a class। ये किस काम आता है? हमारे फील्ड्स को और हमारे मेथड को एक पर सिंगल यूनिट में बंडल बनाने के लिए यूज होता है। यूजुअली एक सिंगल यूनिट में इनको बाइंड करने के लिए यूज होता है, और उस सिंगल यूनिट को हम क्लास बोलते हैं। Encapsulation also restrict direct access to some of an object's component, which is known as data hiding। एनकैप्सुलेशन के थ्रू हम जो हमारे क्लास के अंदर जो हम मेथड क्रिएट करते हैं, या फिर हम जो क्लास के अंदर हम अपने प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, और जो उन प्रॉपर्टीज को जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के कुछ कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे लिखा ना ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट, ऑब्जेक्ट के कुछ कंपोनेंट क्या हुए कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, और क्लास के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी डिफाइन है उनको भी एक्सेस करते हैं। तो कुछ में कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, जो हमारी प्रॉपर्टीज है क्लास के अंदर, उनको हम एनकैप्सुलेशन के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस उनका रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेटा हाइडिंग कहते हैं। दिस हेल्प्स इन सेफगार्डिंग द इंटरनल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंट्रोलिंग हाउ दैट स्टेट कैन बी चेंज्ड। इस तरीके से जब हम अपने क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, उनको जब हम एक एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू प्राइवेटली उनको डिफाइन करते हैं, तो हम उस केस में हम ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेफ गार्ड करते हैं, मतलब मीन्स प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड और एक्सटर्नल क्लास से। और उस पर्टिकुलर एनकैप्सुलेशन के प्रोसेस के थ्रू ही हम देखते हैं कि उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज की स्टेट कैसे चेंज हो सकती है। In Java, encapsulation is achieved using access modifiers such as private, protected, public, and getter and setter methods to access and modify private fields। एनकैप्सुलेशन को हम अपने जावा के अंदर मॉडिफायर के यूज के साथ, मॉडिफायर के एक्सेस के साथ इस पर्टिकुलर एनकैप्सुलेशन प्रोसेस को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी क्लास के अंदर अचीव कर सकते हैं। और जो हमारे एक्सेस मॉडिफायर क्या है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। और कुछ हमें पब्लिक मेथड बनाने पड़ते हैं, गेटर और सेटर, जिनको हम गेटर और सेटर बोलते हैं, जो कि हमारे जो प्राइवेट फील्ड होती है, जो हम अपनी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं प्राइवेटली, उनको एक्सेस करने के लिए और उनको मॉडिफाई करने के लिए इन गेटर और सेटर मेथड का यूज होता है हमारी क्लास के अंदर, टू अचीव दैट एनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट इन आवर प्रोग्राम। बेनिफिट क्या है एनकैप्सुलेशन के? डेटा प्रोटेक्शन। बाय मेकिंग फील्ड्स प्राइवेट, यू कैन प्रिवेंट अनवांटेड एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। जैसे कि हमने प्राइवेट, हालांकि अभी हमने डिटेल में एक्सेस मॉडिफायर पढ़े नहीं है, लेकिन पीछे हमने यूज किया था और देखा था कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर जब हम किसी फील्ड के साथ या किसी क्लास की प्रॉपर्टी के साथ हम अपेंड कर देते हैं, और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के साथ डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का स्कोप बस उस क्लास तक ही रहता है, उस क्लास से बाहर उस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इस वजह से हमारा जो पर्टिकुलर फील्ड है, वो उस वो प्रॉपर्टीज है उस क्लास की, वो प्रोटेक्टेड वे में काम करती हैं, जो कि आउटसाइड जो क्लास से हमारे जो फर्दर मेथड्स हैं या अदर क्लासेस हैं, उनसे उस पर्टिकुलर फील्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, ताकि कोई अनवांटेडली उसको एक्सेस ना कर पाए। कंट्रोल्ड एक्सेस।
Encapsulation allows for control over values being set to be filled typically via setter method. जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हम जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं क्लास की, जब उनको प्राइवेट कीवर्ड के साथ हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो उनको सेट कराने के लिए हमें सेटर मेथड का यूज करना पड़ता है, जो कि हम उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं फॉर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए। तो एक तरीके से ये कंट्रोल्ड एक्सेस हुआ हमारा, क्योंकि हम जब तक उसको सेटर मेथड के थ्रू उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मॉडिफाई नहीं करते या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे कुछ वैल्यू असाइन नहीं करते, तब तक हम उस डायरेक्टली विदाउट दैट सेटर मेथड वी कैन नॉट एक्सेस और वी कैन नॉट मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वैल्यू। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड एक्सेस है, क्योंकि बस ओनली सेटर मेथड के थ्रू ही हम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, द इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लास कैन चेंज्ड विदाउट अफेक्टिंग द कोड दैट यूज द क्लास। इससे क्या होता है, जैसे कि हम जब अपने प्रोग्राम के अंदर गेटर और सेटर बनाते हैं तो सेटर के अंदर हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू को इंटरनली चेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग आउटसाइड द इन्वायरमेंट, आउटसाइड द क्लास। क्योंकि आउटसाइड द क्लास का मतलब क्या हुआ कि हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को गेटर मेथड के और सेटर मेथड के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। और हम उस पर्टिकुलर क्लास के बिहेवियर के अंदर कुछ चेंज करते हैं तो इंटरनली जो चेंज करते हैं उस चेंज का एक्सटर्नली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि हम आगे आने वाले प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे कि इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, मतलब हम कैसे इंटरनली अपनी क्लास के बिहेवियर को, अपनी क्लास के प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं ताकि उस चेंज का, उस ड्यूरिंग दैट चेंज देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन आउटसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। Improved maintainability, code become easier to maintain and modify because changes can be localized। इसका मीनिंग भी वही आता है, क्योंकि जब भी हम अपने पर्टिकुलर क्लास की प्रॉपर्टीज में कोई चेंज करते हैं जो प्राइवेटली डिफाइन है हमारी, और उनको जब हम अपने गेटर और सेटर के अंदर, खासकर गेटर तो ओनली हमारे क्या होता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए, आउटसाइड द क्लास एक्सेस करने के लिए यूज होता है, लेकिन सेटर के अंदर हम अपनी उस प्रॉपर्टी को सेट करवाते हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर फर्दर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और जब वो लगाते हैं तो वो लोकली लगाते हैं, उस क्लास के अंदर लगाते हैं, ना कि एक ब्रॉड लेवल पे लगाते हैं। इसलिए ये जो इम्प्रूव्ड मेंटेनेबिलिटी अच्छे से हो पाती है इसकी, क्योंकि हम उस कोड को लोकली मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम एनकैप्सुलेशन के की पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे थे कि एनकैप्सुलेशन के अंदर कौन कौन से की पॉइंट आते हैं। जैसे कि प्राइवेट फील्ड्स, हम जैसे पिछली स्क्रीन में डिस्कस किया था, क्लास के अंदर जब हम अपनी फील्ड्स को प्राइवेट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं तो वो एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड और अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है आउटसाइड ऑफ दैट क्लास। और ये प्राइवेट कैसे हो सकता है, प्राइवेट फील्ड की भी पे द क्लास फील्ड आर केप्ट प्राइवेट टू रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लास। क्योंकि हुआ क्या, जब हम अपने क्लास की फील्ड्स को प्राइवेटली डिफाइन करते हैं तो उसका स्कोप, उस पर्टिकुलर फील्ड का स्कोप विद इन द क्लास ही रहेगा, उसके बाहर उस पर्टिकुलर फील्ड का, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का कोई स्कोप नहीं है। पब्लिक मेथड्स, गेटर एंड सेटर मेथड्स आर यूज्ड टू एक्सेस एंड मॉडिफाई प्राइवेट फील्ड्स। ये भी हमने पिछली स्क्रीन में डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर्टी हमने प्राइवेटली डिफाइन की है, डिक्लेयर की है अपनी क्लास के अंदर, उनको मॉडिफाई करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए हमें पब्लिक मेथड्स गेटर और सेटर डिफाइन करने पड़ते हैं फॉर ईच प्रॉपर्टी, ताकि हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जो हमने प्राइवेटली डिफाइन की है आउटसाइड ऑफ क्लास हम उसको एक्सेस कर सके और हम उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सके विद द हेल्प ऑफ गेटर एंड सेटर मेथड। वैलिडेशन, द सेटर मेथड कैन इंक्लूड वैलिडेशन लॉजिक। जैसे कि हम आगे अपने प्रैक्टिकल सेशन में एक एग्जाम्पल करें तो उसमें मैं करके दिखाऊंगा ये चीज आपको कि कैसे हम इस वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं अपने सेटर मेथड के अंदर, जो हम क्लास के अंदर पब्लिकली डिफाइन करते हैं टू एक्सेस और टू मॉडिफाई प्राइवेट फील्ड्स ऑफ आवर क्लास। दिस सेटर मेथड कैन इंक्लूड वैलिडेशन लॉजिक टू कंट्रोल व्हाट वैल्यू आर अलाउड टू बी सेट। हम वहां पे उस पर्टिकुलर सेटर मेथड के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के लिए वैलिडेशन सेट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वैल्यू ही उस पर्टिकुलर फील्ड पे असाइन हो सकती है विद इन द रेंज, और अगर आउटसाइड द रेंज कुछ जाता है तो हम वहां पे एक वैलिडेशन मैसेज थ्रो करवा सकते हैं। वाई एनकैप्सुलेशन इज इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल डेटा, बाय कीपिंग डेटा मेंबर प्राइवेट यू प्रिवेंट एक्सटर्नल कोड फ्रॉम मेकिंग अनवांटेड चेंजेस। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब हम अपनी फील्ड्स को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने वेरिएबल को
प्राइवेट कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं अपनी क्लास के अंदर, तो उनका स्कोप उस पर्टिकुलर क्लास के विद इन ही रहता है। उसके आउटसाइड उस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो हमें जो पब्लिक मेथड क्रिएट किए जाते हैं गेटर और सेटर उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, उसी के थ्रू एक्सेस हो सकता है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट। सिंप्लीफाइड मेंटेनेंस, changes to internal implementation or validation logic can be done in one place within the setter or getter without affecting external code। ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था। जब हम अपने सेटर के अंदर कुछ कोड चेंज करते हैं तो वो हम लोकली करते हैं, अपने उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर करते हैं, और जो उस पर्टिकुलर मॉडिफाई जो उस पर्टिकुलर फील्ड को एक्सेस कर रहा है गेटर और सेटर के थ्रू आउटसाइड ऑफ दैट क्लास, तो उस चेंज का इम्पैक्ट जब हम उस पर्टिकुलर फील्ड पे कोई चेंज कर रहे होते हैं लोकली, तो आउटसाइड ऑफ द क्लास उस चेंज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मीन्स एक बार जो हमने वहां पे चेंज कर दिया तो विदाउट एनी फर्दर कोड और विदाउट एनी मतलब फर्दर लॉजिक के हम उस चेंज को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ईज ऑफ डिबगिंग, सिंस एक्सेस टू फील्ड्स इज कंट्रोल्ड, इट्स इजियर टू ट्रैक एंड अंडरस्टैंड चेंजेस टू दैट ऑब्जेक्ट स्टेट। क्योंकि हम ये कंट्रोल्ड वे में काम कर रहे हैं, सब कुछ हमें गेटर और सेटर के थ्रू मिल रहा है, तो हम जब डिबग करते हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो वो डिबगिंग भी हमारी इजी होती है, क्योंकि सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। हमें पता है कि कहाँ से किस फील्ड को किस गेटर मेथड के थ्रू एक्सेस किया हमने और किस सेटर मेथड के थ्रू उसको हमने सेट किया है। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट इनकैप्सुलेशन का है हमारी जावा के अंदर, और ये बहुत वाइडली यूज होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर जब हम प्रोजेक्ट लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं। क्योंकि डेटा सिक्योरिटी और अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए टू आउटसाइड द एनवायरनमेंट हमें इस एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट का अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करना बहुत नेसेसरी होता है, और ये हर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर वाइडली यूज होता है। तो इसका एक प्रोग्राम के थ्रू यूज समझने के लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम इस एनकैप्सुलेशन प्रोसेस को समझेंगे। तो उसके लिए हम एक बार एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास का नेम दे लेते हैं यहाँ पे एनकैप्सुलेशन एग्जांपल। ये तो एक तरीके से हमारी मेन क्लास हो जाएगी। इसके ऊपर हम एक और क्लास ले लेते हैं हम। इस क्लास का नाम दे देते हैं हम, क्या देंगे, कैंडिडेट दे देते हैं। यहाँ पे इस क्लास की हम कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैंडिडेट क्लास। प्रॉपर्टीज को हम प्राइवेटली डिफाइन करें ताकि हम उसको एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू, मतलब हम जो गेटर और सेटर के थ्रू ही हम एक्सेस कर पाए आउटसाइड ऑफ दिस क्लास। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे हम। यहाँ पे हम इसका एक फील्ड लेते हैं स्ट्रिंग नेम, कैंडिडेट का नेम। फिर ले लेते हैं प्राइवेट इंट कैंडिडेट की एज। ये दो ही प्राइवेट लेके चलते हैं फील्ड हम यहाँ पे फिलहाल। और इनको सेट कराने के लिए एक हम गेटर और सेटर अपना यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इनको इनिशियलाइज कराने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। उसको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का एक बार यूज कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज कैंडिडेट क्लास ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर हमने देखा था कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे।
या तो पब्लिक मॉडिफायर लगाओ या लगा, चलो हम लगा लेते हैं, पब्लिक मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसके विदाउट भी यूज हो सकता है, हमारा काम चल सकता है। पब्लिक कैंडिडेट, इसके अंदर हम दो अपने वेरिएबल पास करवाएं जिनको हम इनिशियलाइजेशन के टाइम पे वैल्यू असाइन करवाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम और इंट एज। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट एज इक्वल टू एज। हम इन पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज हैं इनको आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज करने के लिए अपने गेटर और सेटर का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे getter and setter methods for private properties, प्राइवेट फील्ड्स लिख लेते हैं। तो पहले हम एज नेम के लिए बना लेते हैं। तो क्या होगा, पब्लिक void पब्लिक स्ट्रिंग get नेम, और ये में नेम रिटर्न करेगा, और इसमें क्या देते हैं, दिस नहीं रिटर्न नेम, और नेम का हम सेटर बना लेते हैं। पब्लिक void set नेम, इसके अंदर हम अपना नेम पास करवाते हैं, नेम, और दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। और हम अपनी एज के लिए भी गेटर सेटर ले लेते हैं। पब्लिक इंट गेट एज, ये में एज रिटर्न करेगा, रिटर्न एज। और अब हम जैसे पिछली स्क्रीन पे हम थोड़ा सेशन में डिस्कस किया था कि हम सेटर के अंदर अपनी वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो उसको कैसे यूज करेंगे, पब्लिक void set age, सेट एज में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी एज को पास करवाएंगे, इंट एज। हम यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाएंगे हम एज के ऊपर। कैसे लगाएंगे, सेट वैलिडेशन फॉर एज फील्ड, इफ एज लेस देन 18, लेस देन की बजाय हम ग्रेटर देन कर देते हैं, हम एल्स पार्ट में दिखवा लेते हैं। एज ग्रेटर देन 18, तो क्या हुआ, हमारी एज सेट हो जाए, दिस डॉट एज इक्वल टू एज में सेट हो जाए हमारी। अगर 18 से ग्रेटर नहीं है तो उसमें क्या होगा, हम यहाँ पे एल्स में क्या करवाए, हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम वैलिडेशन मैसेज थ्रो करवाएंगे, डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे लिख देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्योंकि हमारे जो, अगर वोटिंग सिस्टम को देखें, अगर किसी की एज 18 साल से कम है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होता। वोटिंग के लिए एलिजिबल 18 साल से ऊपर के लड़के या लड़की को एलिजिबल माना जाता है। तो यहाँ पे जब हम एज को सेट करवाएंगे
और हम जब एज को सेट करवा रहे हैं, अगर वहां पे एज की वैल्यू हम लेस देन 18 भेजेंगे सेट करवाने के लिए, तो उस टाइम पे हमारे को ये पर्टिकुलर वैलिडेशन जो हमने यहाँ पे यूज की है, वो हमें ये वैलिडेशन मैसेज थ्रो करेगा। और एक हम लास्ट में हम क्या करते हैं, एक डिस्प्ले मेथड बना लेते हैं, पब्लिक void display। कैंडिडेट इन्फो, इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, सिंपली हम प्रिंट करवा रहे हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स आर नेम में नेम और एज में एज। हम क्या करेंगे अब, अपनी मेन क्लास के अंदर गेटर और सेटर को यूज करके इनकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे और फिर मॉडिफाई करके भी देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक void main string। यहाँ पे हम एक बार अपने क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएटिंग कैंडिडेट क्लास ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे, क्लास नेम देन C1 ऑब्जेक्ट नेम देन न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे हम अपने कंस्ट्रक्टर के भी आप पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या है, कैंडिडेट है, इसके अंदर हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या है, नेम। नेम क्या आएगी, हम लेते हैं यहाँ पे मनीष, और इसकी एज ले लेते हैं यहाँ पे हम 25। एक सेकंड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट 2, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवाते हैं अमर, इसकी एज ले लेते हैं 28। अब हम विद द हेल्प ऑफ गेटर मेथड हम इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को गेट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, अब इंडिविजुअल वैल्यू को एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं विद द हेल्प ऑफ गेटर। एक्सेस प्राइवेट फील्ड्स वैल्यूज वाया गेटर मेथड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कैंडिडेट नेम इज, यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, हमारा C1 है डॉट गेट नेम मेथड यूज करके हम उस पर्टिकुलर फील्ड की प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर फर्स्ट कैंडिडेट की हमें एज भी चाहिए, तो यहाँ पे हम एज भी नेक्स्ट लाइन में करवा लेते हैं, नहीं तो सेम लाइन में भी करवा सकते, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा है ताकि आपको एक आउटपुट नीट एंड क्लीन वे में दिखे, तो यहाँ पे करवा रहे हैं हम इसको गेट एज। और जो हमने वैलिडेशन वाला पार्ट देखा था वो भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक बार पहले एक काम करते हैं, C1 जो हमारे
जो एक मेथड था मैंने यहाँ पे बना था डिस्प्ले कैंडिडेट डिटेल इन्फो, इसको भी एक बार दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करवा के देख लेते हैं। जैसे क्या करेंगे हम, C1 डॉट डिस्प्ले इन्फो करवाया प्रिंट यहाँ पे, C2 डॉट डिस्प्ले इन्फो ये यहाँ पे प्रिंट करवा दिया हमने। अब हमें क्या करेंगे, हम C2 ऑब्जेक्ट के जो हमारा C2 ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो हमने वैल्यू असाइन करवा रखी है उसको चेंज करेंगे हम इस अपने पर्टिकुलर सेटर मेथड के भी पे। जैसे हम क्या करेंगे, C2 डॉट सेट सेट एज, एज हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एज सेट कर रहे हैं, कितनी एज सेट कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम जैसे कि C2 के ऊपर हमने एज दे रखी है 28, अगर हम यहाँ पे मान लिया 15 सेट करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम जो हमने वैलिडेशन लगाई थी क्या वो उस वैलिडेशन के ऊपर वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो एक बार अपने इस प्रोग्राम को सेव करवा के और रन करवा के तब देखते हैं। हमारा क्या नाम था क्लास का, क्लास का नाम था मेन फंक्शन जहाँ पे हमारा था Ctrl+C Ctrl+S डॉट जावा। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया, एक बार इसको रन करा के देखते हैं। हम अपने प्रोग्राम को इस बटन से रन और कंपाइल दोनों करवा सकते हैं। तो एक बार इस बटन को प्रेस करके देखते हैं क्या रहता है हमारा रिजल्ट। यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि हमारी आउटपुट देखोगे, जो हमने रिजल्ट प्रिंट करवाए थे वही हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट का हमने नेम एक्सेस करवाया था विद द हेल्प ऑफ दैट गेटर मेथड, गेट नेम के थ्रू। तो यहाँ पर आप मनीष नेम आ गया, उसी पर्टिकुलर फर्स्ट कैंडिडेट की हमने एज यहाँ पे गेट करवाई थी विद द हेल्प ऑफ गेट एज मेथड के, यहाँ पे हमारी एज आ गई है। और फर्दर हमने दोनों कैंडिडेट की डिटेल जो डिस्प्ले मेथड हमने ऊपर क्रिएट करवाया था डिस्प्ले कैंडिडेट इन्फो, तो उसके भी यहाँ पे हमने यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल प्रिंट करवाई थी, दोनों कैंडिडेट की डिटेल यहाँ पे। मनीष फर्स्ट कैंडिडेट हमारा क्या था, मनीष था जिसकी एज 25 थी। सेकंड कैंडिडेट क्या था, अमर था, उसकी एज 28 थी। ये प्रिंट करवाई थी हमने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करवाई थी हमने। इस दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्प्ले मेथड के साथ में प्रिंट करवा दी। उसके बाद हमने क्या कोशिश की थी कि जो सेट एज की वैलिडेशन हमने इस पर्टिकुलर एज के सेटर मेथड के अंदर की थी हमने, यहाँ पे ये वैलिडेशन लगाई थी हमने। अगर हमारे कैंडिडेट की एज जो हम पास करवा रहे हैं जब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाते हैं, अगर वो लेस देन 18 है तो हमें ये वैलिडेशन मैसेज थ्रो करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, C2 ऑब्जेक्ट के साथ में हमने सेट एज मेथड की जो C2 के ऑब्जेक्ट की एज को दोबारा सेट करवाया विद द हेल्प ऑफ सेटर मेथड। तो उसमें हमने क्या किया, एज को हमने पास क्या करवाया, 15 पास करवाया। और जब ये 15 यहाँ पे जब C2 डॉट सेट एज मेथड कॉल हुआ, तो यहाँ पे जब ये एज की वैल्यू यहाँ पे 15 गई, तो यहाँ पे इस वैलिडेशन के अंदर देखता है ये कि क्या एज ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन 18 नहीं है, नहीं है तो इसके एल्स पार्ट में गया, एल्स पार्ट में देखा कि हमने क्या मैसेज थ्रो करवाना है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास ये जो आउटपुट आया है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस पर्टिकुलर जो सेटर मेथड के अंदर हमने वैलिडेशन सेट करवाई थी उस वैलिडेशन के अगेंस्ट में हमें ये पर्टिकुलर वैलिडेशन मैसेज थ्रो हुआ है जो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू हमने अपने एनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट को, जो UPS का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है और समझा है कि कैसे हम उस एनकैप्सुलेशन के मेथड को कंसेप्ट को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर एंड पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड। एक बार पूरे प्रोग्राम को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने एक क्लास क्रिएट की थी कैंडिडेट नाम से, और उस कैंडिडेट के अंदर अंदर हमने दो प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, उसकी दो फील्ड डिफाइन की थी प्राइवेट कीवर्ड के साथ में, ताकि ये प्रॉपर्टी आउटसाइड ऑफ दिस क्लास
डायरेक्टली एक्सेस ना हो पाए। इस पर्टिकुलर इन दो प्रॉपर्टियों को जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उनको इनिशियलाइज करवाने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था। इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं क्योंकि यहाँ इसके अंदर दो पैरामीटर हमने पास करवाए थे, ताकि जब हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें और इनिशियलाइज करवाएं तो उसके अंदर वैल्यू हमारी इनिशियलाइज या असाइन हो सके। और डायरेक्टली जो ये दो प्राइवेट फील्ड हमने यहाँ पे सेट करवाई, उनको इस क्लास से बाहर एक्सेस करने के लिए कंट्रोल्ड वे में हमने दो गेटर और सेटर मेथड बनाए दोनों प्रॉपर्टीज के लिए। यहाँ पे हमने नेम का गेटर और नेम का सेटर बनाया। फिर अगेन हमने एज का गेटर और एज का सेटर बनाया। सेटर मेथड के अंदर हमने एक वैलिडेशन लगाई यहाँ पे कि अगर कैंडिडेट की एज ग्रेटर देन 18 हो तो हमारे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की एज पे वो एज असाइन हो जाए, एलोकेट हो जाए, जो हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाते वक्त दे रहे हैं। अगर उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की एज लेस देन 18 है तो वो एज सेट ना होके हमें एक वैलिडेशन मैसेज थ्रो करेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। और लास्ट में हमने एक पब्लिक मेथड बनवाया डिस्प्ले कैंडिडेट इन्फो के नाम से, जो पर्टिकुलर कैंडिडेट को की डिटेल को डिस्प्ले करवा रहा हमारा। फिर हमने अपनी मेन क्लास के अंदर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कैंडिडेट क्लास के। उन दोनों ऑब्जेक्टों को इनिशियलाइज करवाया हमने हमारा जो कंस्ट्रक्टर था उसके थ्रू, और हमने डायरेक्टली उन पर्टिकुलर जो फील्ड थी हमारे उस क्लास की जो प्राइवेटली डिफाइन की थी, हमने इन ऑब्जेक्ट के साथ में C1 ऑब्जेक्ट के साथ में हमने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को विद द हेल्प ऑफ गेटर मेथड एक्सेस करके देखा और उनको प्रिंट करवा के देखा। फर्दर हमें जो हमने डिस्प्ले कैंडिडेट इन्फो मैसेज एक मेथड बनाया था उस क्लास के अंदर, तो दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर मेथड का यूज करके हमने दोनों वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए थे उनकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाई। और लास्ट में हमने क्या किया, जो हमने सेटर मेथड के अंदर जो वैलिडेशन लगाई थी उसको टेस्ट करने के लिए हमने जो C2 ऑब्जेक्ट बना था उसके ऑब्जेक्ट को यूज करके और C2 ऑब्जेक्ट के साथ में सेट एज मेथड कॉल करवाया और हमने वहां पे फर्दर एज को री इनिशियलाइज करवाने की कोशिश की विद 15 इंटीजर वैल्यू। जब 15 इंटीजर वैल्यू हमारे उस पर्टिकुलर सेट एज मेथड के पास गई तो वहां पे इस पर्टिकुलर वैलिडेशन के थ्रू हमें ये वैलिडेशन मैसेज थ्रू हुआ। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट हमारा एनकैप्सुलेशन का था, और इससे एनकैप्सुलेशन से हमारे प्रोग्राम की सिक्योरिटी इनहेंस होती है और हमारे जो डेटा है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर उसके अंदर हम उनको सिक्योर वे में प्रोटेक्ट कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट हमने यहाँ पे समझ लिया। फिर भी अगर आपको एनकैप्सुलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्योंकि ऊप्स के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जावा के अंदर, फिर इनको समझना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी आपको कोई डाउट आता है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट करके अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आने वाले सेशन में उस डाउट को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।